दोस्तों, सबसे पहले एक बात सोचिए, अगर कोई व्यक्ति महीने के लाखों रुपए कमा रहा है और बैंक में मैनेजर हो, लेकिन अपनी पत्नी को सिर्फ 8,000 रुपए महीने देने की बात करे, तो क्या यह न्याय है? क्या यह सही है? और अगर वह कहे कि मेरी ईएमआई बहुत ही ज्यादा है, इसीलिए मैं ज्यादा मेंटेनेंस नहीं दे सकता, तो क्या कोर्ट इस बात को मानेगा? तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल नरेश कुमार एडवोकेट, जहां हम आपको कानून की बड़ी-बड़ी बातों को बिल्कुल आसान भाषा में समझाते हैं। अगर आप ऐसे ही लीगल अपडेट्स और कोर्ट के बड़े फैसलों को सरल तरीके से समझना चाहते हैं, तो दोस्तों अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि कोई भी जरूरी जो अपडेट्स हैं वह आपसे मिस ना हो और हमारे द्वारा डाली गई हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों अब चलिए अब शुरू करते हैं आज का ये बहुत ही महत्वपूर्ण और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, जिसने मेंटेनेंस के कानून को लेकर एक बहुत बड़ी और साफ बात कह दी है। यह मामला एक पति और पत्नी का था। पति बैंक में मैनेजर था, यानी उसकी जो नौकरी थी वह बहुत ही अच्छी थी, सैलरी भी बहुत ही ठीक ठाक थी और उसकी जो आर्थिक स्थिति जो थी वह कमजोर नहीं मानी जा सकती थी। दूसरी तरफ पत्नी थी जो अपने पति से अलग रह रही थी और उसके पास खुद की कोई भी स्थिर आय नहीं थी। ऐसे में पत्नी ने कोर्ट में जाकर मेंटेनेंस की मांग की, यानी कि अपने गुजारे के लिए उसे एक हर महीने एक निश्चित राशि चाहिए थी। पत्नी ने कहा कि उसके पति की आय है वह बहुत ही अच्छी है, इसीलिए उसे कम से कम 50,000 रुपए महीने मिलने चाहिए, ताकि वह एक सम्मानजनक जीवन जी सके। अब मामला सबसे पहले फैमिली कोर्ट में गया। फैमिली कोर्ट ने दोनों पक्षों की बातों को सुना, दस्तावेजों को देखा और फिर फैसला दिया कि पति को 8,000 रुपए प्रति महीने पत्नी को देने होंगे। अब जरा सोचिए, एक बैंक मैनेजर जिसकी इनकम लगभग 1 लाख प्लस है और उसे सिर्फ 8,000 रुपए देने को कहा गया, क्या यह पर्याप्त है? शायद पत्नी को भी यह लगा कि वह बहुत ही कम अमाउंट है। इसके बाद मामला हाई कोर्ट में गया। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने इस फैसले को देखा और कहा कि 8,000 रुपए काफी नहीं है और कोर्ट ने इस राशि को बढ़ाकर 15,000 रुपए प्रति महीना कर दिया। यह पहले से तो बेहतर था, लेकिन फिर भी पत्नी को लगा कि अब उसकी जो जरूरतों के हिसाब से यह जो राशि है पर्याप्त नहीं है। अब ये मामला पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में और यहीं से इस केस में एक महत्वपूर्ण टर्न लेता है और सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को बहुत ही ध्यान से देखा। उन्होंने पति की सैलरी, उसकी लाइफस्टाइल, उसके खर्चे और सबसे महत्वपूर्ण उसकी जिम्मेदारियों को देखा कि उसके ऊपर क्या-क्या जिम्मेदारियां हैं। पति की एक तरफ तो एक बहुत ही बड़ी दलील दी गई कि उसकी जो सैलरी है उसकी उसमें से काफी ईएमआई कटती है, उसके लोन लिया हुआ है, इसीलिए उसके पास ईएमआई भरने के बाद ज्यादा पैसे नहीं बचते, तो वह ज्यादा मेंटेनेंस नहीं दे सकता। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही वही इस केस का सबसे बड़ा पॉइंट है। कोर्ट ने साफ साफ शब्दों में कहा कि अगर कोई व्यक्ति लोन लेता है, ईएमआई भरता है और उसे कोई संपत्ति बनाता है, जैसे कि घर हो गया, मकान हो गया, कोई कार हो गई या कोई असेट्स बना रहा है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह अपनी पत्नी को मेंटेनेंस देने से बच सकता है। कोर्ट ने कहा कि पत्नी का जो मेंटेनेंस देना है वह पति की प्राइम ऑब्लिगेशन है, यानी सबसे पहली जिम्मेदारी है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि पहले आप अपनी पत्नी का जो खर्चा है वह सुनिश्चित करेंगे और उसके बाद बाकी जो खर्चे हैं जैसे ईएमआई, लोन आदि बाद में देखेंगे। आप यह नहीं कह सकते कि मैं पहले ईएमआई भरूंगा और जो फिर बचेगा वही मैं पत्नी को दूंगा। यह एक बहुत ही बड़ा मैसेज है। कोर्ट ने यह भी कहा कि मेंटेनेंस ऐसा होना चाहिए जिससे पत्नी एक सम्मानजनक जीवन जी सके, सिर्फ जिंदा रहने के लिए ही नहीं बल्कि एक सामान्य और सम्मानजनक जीवन जीने के लिए मेंटेनेंस दिया जाता है। कोर्ट ने यह भी देखा कि पति की इनकम के मुकाबले 15,000 रुपए भी काफी कम थे, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार मेंटेनेंस की राशि को बढ़ाकर 25,000 रुपए प्रति महीने कर दिया। अब इस फैसले से हमें क्या सीख मिलती है? सबसे पहली बात कि अगर पति की आय अच्छी है तो वह कम मेंटेनेंस देकर नहीं बच सकता, ये सभी को पता होना चाहिए। और दूसरी बड़ी बात कि ईएमआई हो गई, लोन हो गया, अन्य कोई भी कटौतियां दिखाकर मेंटेनेंस कम नहीं कराया जा सकता, खासकर तब जब उसके पास कोई संपत्ति बना रहा हो। तीसरी बात है
कोर्ट हमेशा यह देखता है कि पत्नी का जो जीवन स्तर कैसा होना चाहिए। अगर पति अच्छे से जीवन जी रहा है तो पत्नी को भी उसी स्तर का जीवन जीने का अधिकार है। कोर्ट हमेशा यही देखकर फैसला देती है। अब आप जरा इसको अपने आसपास के मामलों से जोड़कर देखिए। कितने लोग कोर्ट में जाकर यही कहते हैं कि मेरे ऊपर लोन चल रहा है, मेरे पास पैसे नहीं बचते, मैं ज्यादा मेंटेनेंस नहीं दे सकता। इसीलिए अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक एकदम साफ साफ लाइन खींच दी है। और एक और महत्वपूर्ण बात समझिए, यह फैसला सिर्फ एक केस के लिए ही नहीं है, यह एक गाइडलाइन की तरह काम करेगा, जिससे कि जो नीचे वाले ट्रायल कोर्ट्स हैं वह भी प्रभावित होंगे। यानी आने वाले समय में जब भी कोई मेंटेनेंस का केस आएगा तो इस फैसले का हवाला जरूर दिया जाएगा। इसीलिए यह जजमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसका सीधा असर क्या होगा, जो लोग जानबूझकर अपनी इनकम को छुपाते हैं या फिर खर्च दिखाकर मेंटेनेंस को कम कराने की कोशिश करते हैं, उनके लिए यह फैसला एक बहुत बड़ा झटका है। अब जरा पत्नी के नजरिए से देखिए। अगर आपके पास खुद कोई इनकम नहीं है, वह अपने पति पर निर्भर थी और अचानक उसे अपने पति से अलग रहना पड़े, तो उसके लिए क्या 8,000 रुपए या फिर 10,000 रुपए में गुजारा करना कितना मुश्किल है, यह कोर्ट ने समझा। और इसीलिए कोर्ट ने मेंटेनेंस की अमाउंट को बढ़ाया। इसीलिए कोर्ट ने कहा कि मेंटेनेंस सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है, यह एक अधिकार है और इसे सही तरीके से पत्नी को दिया जाना चाहिए। अब मैं आपसे एक सीधा सा सवाल पूछना चाहता हूं। अगर कोई व्यक्ति महीने का अच्छा खासा पैसा कमाता है, लेकिन अपनी पत्नी को कम से कम खर्च भी देने से बचने के बहाने लगाता है, जैसे कि वह ईएमआई भरता है, लोन की ईएमआई देता है, कोई खर्च है उसके, तो क्या आपको लगता है कि ऐसे व्यक्ति के साथ सख्ती होनी चाहिए? क्या आपका मानना है कि मेंटेनेंस तय करते समय सबसे ज्यादा ध्यान किन चीजों पर देना चाहिए, जैसे कि पति की इनकम, पत्नी की जो जरूरतें हैं, या फिर दोनों को बैलेंस बनाकर मेंटेनेंस की अमाउंट तय की जानी चाहिए? आपकी जो भी राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं। मैं हर कमेंट को पढ़ता हूं और आपके विचार जो हैं वह मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि आपके जो कमेंट हैं वह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी हो और आपको ये जानकारी काफी अच्छी लगी हो, तो दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें, ताकि उनको भी अवेयरनेस हो सके, ताकि उनको भी पता चल सके कि मेंटेनेंस के एक्चुअल कानून क्या कहते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप मेरे को अदर प्लेटफॉर्म्स जैसे कि यूट्यूब हो गया, इंस्टा हो गया, फेसबुक हो गया, वहां पर भी आप ऐसी ही लीगल जानकारी के लिए हमें फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नई महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।